अफ्रीकन राइटर्स डेरिक वालकॉट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोग्राफी के बारे में वालकॉट की। वालकॉट जो है, ये इसकी पोएम, हालांकि ये टीजीटी पीजीटी यूपी में लगा हुआ नहीं है राइटर, लेकिन फिर भी इसकी एक पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये पोएम हमें तब भी करनी पड़ती है अगर हम नेट की तैयारी करते हैं, वहां पर भी इसका, या आप केवीएस एनवीएस के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि वो सिलेबस खुला नहीं रहता। लेकिन इसकी जो हम बात करेंगे अब यहाँ पर इस पोयम की, तो ये इस तरीके से डायरेक्ट वालकोट जो है उसकी बायोग्राफी का जिक्र हम करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि कैसे ये पोयम को यूज किया गया था। तो वो आपके सामने मैं एक बार इसे रख देता हूँ। तो डेरिक वालकोट जो है उसके पोयम आपको ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये हमारे एलटी ग्रेड में लगी हुई है, तो पढ़नी पड़ेगी। और उसके बारे में भी वालकोट के, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है। पोयम के माध्यम से, मतलब अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो पोयम पे क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, वहां भी 10-15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और पोयम को आप लाइन टू लाइन पढ़ लो। और वालकोट पे 5-7 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसे एक बार देख लेते हैं, राइटर के बारे में कुछ ही क्वेश्चन मैंने इस पे लिखे भी हैं। देखो, ये तो जन्म तो बताना ही पड़ता है, कौन कहाँ पैदा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चंस एलटी ग्रेड के माध्यम से इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये टीजीटी और पीजीटी में बहुत आते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई कई बार कई कई राइटर के बर्थ पूछे गए हैं, अगर हम पीजीटी की बात करें। टीजीटी में भी डेरिक वालकोट जो था, पूरा नाम है डेरिक एल्टन वालकोट। वो कैस्ट्राइज जगह है सेंट लूसिया, ये वेस्ट वेस्ट इंडीज में पड़ता है। वेस्ट इंडीज एक टापू है, वहां पर वो आइलैंड है एक सेंट लूसिया। वहां पैदा हुआ था 1930 में और यहीं मरा भी था ये। वालकोट सेंट लूसिया में, वही इसी आइलैंड पर 2017 में, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इनका डेथ हुई है। हिज फादर वाज वारविक वालकोट, थे जो एक सिविल सर्वेंट थे, तो सिविल सर्विसेज में थे। और उनकी जो मदर थी उनका नाम था एलेक्स वालकोट, सी वाज द टीचर एट मेथोडिस्ट ग्रामर स्कूल में टीचर है। मतलब कोई भी क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हालांकि एक बार जन्म तो देख ही लेते हैं, लेकिन इतने सारे राइटर एलटी ग्रेड में, भाई सभी का फिर बर्थ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो कुल मिला के मतलब अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन इसका नहीं है। ही मेड 3 मैरिजेस, इसने 3 शादी करी और तीनों को डाइवोर्स दे दिया। ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं होता। तो 3 शादी करना और तीनों को ही डाइवोर्स दे देना। और एक लेडी ऐसी थी जिसने इसके ऊपर आरोप, हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया था। उसके जो वाइफ्स है उनके नाम दे दिए, फेम ऑस्टन है, मार्गरेट मिलार्ड है, एंड नोरलाइन मैटिवर है। ये कुछ नाम है उसके, जो वाइफ थी उनके नाम है ये। तो और तीनों को ही डाइवोर्स भी उसने दे दिया था। तो एक तरीके से ये 3 जो है वो वाइफ्स जिन्हें डाइवोर्स दे दिया था इसने। रोड्रिक वालकोट इज द ट्विन ब्रदर ऑफ वालकोट, का ये जुड़वा भाई था। तो मतलब अब तक का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो इसने वो करा है, मतलब कोई भी ऐसा ब्रदर नहीं है इसका। मतलब ब्रदर के ऊपर या सिस्टर के ऊपर नाम जरूर है, मदर फादर, मतलब जो लिटरेचर से जुड़ा होता तो मैं उसे बताता आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम है ये। और आपको एक बार देख लेना है। उसकी सिस्टर का नाम पैमिला वालकोट है। तो कुल मिला के मदर का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। वो नाम इंपॉर्टेंस रखता है जो लिटरेचर में, कहीं ना कहीं लिटरेचर करियर में वालकोट की मदद करे, चाहे वो वाइफ है चाहे सिस्टर है, कोई भी। जैसे डोरोथी का नाम आता है, मैरी सैली का नाम आता है, इस तरीके के नाम जो होते हैं। फील्ड का नाम है, चार्ल्स लैम्ब के उसमें जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जिक्र रहता है उसका। तो टॉम कीट्स का नाम है। तो ये कुछ नाम होते हैं जो जरूरी होते हैं। उन इनके जो पेरेंट्स थे वर मिडिल क्लास एंड प्रोटेस्टेंट थे। तो प्रोटेस्टेंट, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, मैंने आपको ये दोनों धर्म के बारे में बताया है। दोनों ही क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन दोनों में जो इनकी श्रद्धा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसीलिए 2 भागों में बटा है क्रिश्चियनिटी, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। पहले सभी कैथोलिक हुआ करते थे, बाद में प्रोटेस्टेंट स्टार्ट हुए थे। ये वही मूवमेंट था जिसे लोलार्ड मूवमेंट कहा जाता था, जॉन वाइक्लिफ ने स्टार्ट करा था। और बाद में जर्मनी का मार्टिन लूथर 1517 में उसने आवाज उठाई थी बहुत ज्यादा, और रिफॉर्मेशन एज का आगाज किया था। और वहां से प्रोटेस्टेंट, बहुत ज्यादा व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनने स्टार्ट हो गए थे। अगर आज देखें तो ज्यादातर व्यक्ति प्रोटेस्टेंट ही है, कैथोलिक कम है। कैथोलिक वो होते हैं जो आंख बंद करके पोप को मानते हैं, वो कैथोलिक होते हैं। प्रोटेस्ट माने विरोध करना होता है ना, जिन्होंने उनका विरोध करा वो प्रोटेस्टेंट बन गए।
तो पेरेंट्स जो थे वो प्रोटेस्टेंट थे इनके। वालकोट को जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1992 में मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वालकोट का नोबेल प्राइज का। 1992 में नोबेल प्राइज एक बड़ी बात है, और वो वालकोट को मिला था 1992 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ब्लैक पोइट है लेकिन इंग्लिश में लिखता है, तो अफ्रीकन है लेकिन इंग्लिश में लिखता है, तो ब्लैक पोइट राइटिंग इन इंग्लिश। तो ये बात कहीं ना कहीं यही उसकी स्प्लिट आइडेंटिटी है, जो हम ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका में देखते हैं। तो इसे तो ध्यान में रखना है कि वो था ब्लैक, लिखता था इंग्लिश लैंग्वेज में। वालकोट एक प्ले राइट भी है, मतलब उसने ड्रामे भी लिखे हैं। वालकोट का जो वो वर्क करता था एज ए प्रोफेसर ऑफ पोइट्री का, प्रोफेसर भी रहा था यूनिवर्सिटी थी एसेक्स 2010 से 13 तक। तो प्रोफेसर भी रहा है वो पोइट्री का। वालकोट को ने ट्रेनिंग पेंटर की भी ली है, मतलब वो पेंटिंग वाला काम भी इसने करा है। तो ये राइटर तो रहा ही है, पेंटर भी बना है। वालकोट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, इनसे प्रभावित था बहुत ज्यादा, टीएस इलियट थे और एजरा पाउंड। टीएस इलियट और एजरा पाउंड को भी हम इकट्ठा सा ही देखते हैं। जो टीएस इलियट की द वेस्ट लैंड है वो एजरा पाउंड को ही उसने डेडिकेट करी है। तो कहीं ना कहीं टीएस इलियट, एजरा पाउंड, इन दोनों से बड़ा प्रभावित रहा है वालकोट। वालकोट मूव टू ट्रिनेट इन 1953। ये भी एक टापू पे, एक छोटा सा टापू है ट्रिनेट करके, वहां पे ये 1953 में मूव हो गया था। द वर्क, डेरिक वालकोट नाम से एक वर्क लिखा है, किसने लिखा है? जॉन थीम ने। तो जॉन थीम का एक वर्क है जिसका नाम है डेरिक वालकोट। तो अब तक दो तीन ही क्वेश्चन इसके इंपोर्टेंट आए हैं, लेकिन पढ़ लेने चाहिए हमारे सिलेबस में, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। वालकोट फाउंडेड द ट्रिनेट थिएटर वर्कशॉप एंड बोस्टन प्ले राइट्स थिएटर। ये थिएटर है जो उसने स्थापित किए थे। एक का नाम था ट्रिनेट थिएटर वर्कशॉप और दूसरे का नाम था बोस्टन प्ले राइट्स थिएटर। जिस तरीके से विलियम शेक्सपियर का नाम आता है, ग्लोब थिएटर से जुड़ता है वो आते ही, ऐसे ही मतलब ये भी थिएटर को फाउंड किया था इसने। वालकोट ने लिटरेचर सिखाया है, और राइटिंग इन बोस्टन यूनिवर्सिटी में वो लिटरेचर, पोइट्री वगैरह भी पढ़ाता था, और इंग्लिश राइटिंग को भी उसने पढ़ाई है। वालकोट पे एक बार एक्यूज कर दिया गया था, मतलब उस पर आरोप लगाया गया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है इसने। और वो हार्वर्ड सोफमोर एक लेडी थी जिसने इस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। तो बड़ा डिस्टर्ब रहा था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो गया था। वालकोट रोट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर द ट्रिनेट गार्जियंस। ये एक न्यूज़पेपर था जिसको एडिट किया है इसने 1960 से लेकर 68 तक। तो ये न्यूज़पेपर का नाम हो गया है इसका। हालांकि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट तब बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर कम राइटर होते हैं आपके सिलेबस में। अब ज्यादा राइटर होते हैं तो ये क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्व नहीं रखते, फिर उसके तुलना में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो उनके आने की उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया, जहां पर ये पैदा हुआ था उसकी आवाज, इज द फर्स्ट पोएम ऑफ वालकोट ने एक पोएम अपने प्लेस की ही बना दी, अपने जन्म स्थान के ऊपर ही, द वॉइस ऑफ सेंट लूसिया। वालकोट रिसीव्ड टीएस इलियट प्राइज, इसे अपनी पोइट्री वाइट एग्रेट से इन 2011 में इसे ये प्राइज मिला। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद कर लेना चाहिए। वालकॉट बिलोंग करता था आइलैंड से, सेंट लूसिया से, जो वेस्ट इंडीज में पड़ता था। तो वेस्ट इंडीज में का जन्म रहा है, वहीं रहा है। और मौलिक जन्म अगर देखे, जैसे हमारे दादा परदादा होते, वो ये केन्या का था, इसके दादा थे वहां के। हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर व्हाइट एंड ब्लैक। अब ये कॉम्बिनेशन भी है इसमें व्हाइट एंड ब्लैक का, इसीलिए ये थोड़ा सा डायलेमा कंडीशन में पहुंच जाता है। उसकी जो ग्रैंड फादर थे वो व्हाइट थे, एंड हिज ग्रैंड मदर जो थी वो अफ्रीकन थी। तो ग्रैंड मदर अफ्रीकन थी इसकी, सॉरी। तो और उसके ग्रैंड फादर जो थे वो व्हाइट थे। वालकोट अचीव्ड क्यून्स मेडल फॉर पोइट्री 1988। ये भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। एक मेडल, क्यून मेडल मिला था इसे 1988 में। इसे माना जाता है एज ए मेजर वॉइस ऑफ पोस्ट कॉलोनियल कैरेबियन लिटरेचर। कैरेबियन लिटरेचर में कैरेबियन से कौन जुड़ा हुआ है? यही एक राइटर आएगा, सिंगल राइटर आपके सिलेबस में। कैरेबियन सागर है ना, तो ये कैरेबियन लिटरेचर जो सागर के इर्द गिर्द जो कंट्री रहते थे, जिसमें वेस्ट इंडीज का भी नाम आता है, तो उसे कैरेबियन लिटरेचर बोलते हैं। इसलिए ध्यान रखना है आपको, जैसे मेडिटेरियन समुद्र है, ऐसी कैरेबियन है। तो कैरेबियन जो सागर है उसके इर्द गिर्द जो रहते थे, पोस्ट कॉलोनियल कैरेबियन लिटरेचर की बड़ी आवाज इसे कहा जाता है। तो जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, पोस्ट कॉलोनियल तो वही होता है, उसमें कैरेबियन जो
कैरेबियन सागर के इर्द गिर्द जो कंट्री थे, जो वहां का लिटरेचर था, उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का आता है तो डेरिक वालकॉट। वालकॉट ब्लेंड्स यूरोपियन लिटरेचर ट्रेडिशन को, यूरोपियन में आ जाते हैं आपके, जिसमें इंग्लैंड भी आता है, ये यूरोपियन कंट्री होते हैं। तो यूरोपियन लिटरेरी ट्रेडिशन विद कैरेबियन कल्चर, इन दोनों को मिक्स करके लिखता है। तो वो क्योंकि वो इंग्लिश से जुड़ा हुआ था, तो उस लिटरेचर को, मतलब क्योंकि ये टीएस इलियट, एजरा पाउंड, इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो वहां के लिटरेचर को और अपने कैरेबियन कल्चर जो है उन्हें जोड़ करके लिखा। जो थीम है, कल्चरल हाइब्रिड, जो हाइब्रिडिटी होती है, उसे हाइब्रिड जैसे वर्ड आता है तो वो मिक्स मिक्स होती है। कल्चर हाइब्रिडिटी इज सेंट्रल टू हिज राइटिंग, उसके राइटिंग में कल्चर हाइब्रिड है। अब हाइब्रिडिटी जो होती है वो होती है मिश्रण। इसका मतलब एक तरफ अंग्रेज वाली भी है और दूसरा कैरेबियन वाली भी है, तो उन्हें मिक्स करके लिखता है। वालकोट की जो स्टाइल है इज नोन फॉर रिच इमेजरी, इमेजरी यूज करता है बहुत ज्यादा, मतलब चित्रात्मक वर्णन करता है, और म्यूजिकल लैंग्वेज यूज करता है अपनी पोइट्री के अंदर, अपने वर्क के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन थे, हालांकि अगर हम देखें ना डेरिक वालकोट, आपको क्वेश्चन तो थोड़े से लगे होंगे, थोड़े ऐसे कि भाई ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा इंपोर्टेंट से नहीं लग रहे, और वाकई वो इतने इंपोर्टेंट नहीं भी है। कुल मिला के मैंने 30 के करीब क्वेश्चन इसमें कराए हैं डेरिक वालकोट के। जो बायोग्राफी में केवल 6 या 7 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने लायक है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे, उन्हें भी देख लो कि भाई वो भी 1% मतलब आ सकते हैं। लगभग 13-14 क्वेश्चन पे जाके सिमट जाता है। और इसीलिए हमें ज्यादा पढ़ना या इतना कुछ, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि ये बहुत लेंथी है। अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो इसका तरीका एक सिस्टमेटिक वे यही होता है कि हम मेन मेन क्वेश्चंस को पहले कर लें। फर्स्ट जो ग्रेड के क्वेश्चंस होते हैं उन पे ध्यान दें। तो इस पे क्वेश्चन करें, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका पोएम को ढंग से पढ़ ले, 8-10 क्वेश्चन इसके ऊपर कर ले, तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल चैप्टर। तो इसे आप पूरे, मैं इसकी 3 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो मैंने ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका का जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करा था, एक वीडियो वो थी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड वीडियो मैंने जो बनाई थी इसके क्वेश्चंस पे बनाई थी, पोएम के क्वेश्चन पे। और थर्ड पोइट के ऊपर बनाए, कि पोइट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाई है। तो 3 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाता है राइटर। और आप इसकी एक ही पोएम लगी हुई है आपके सिलेबस में, तो आप इसे बिल्कुल तरीके से इसे मतलब कंप्लीट कर लो। और अब इम्पोर्टेंट किसको क्या कह दे भाई, जो चीज सिलेबस में डाल दी तो इम्पोर्टेंट तो हो ही जाती है, तो आ तो सकता ही है किसी में से भी। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है, यहीं तक करेंगे।